हेमंत अत्री जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? संजय राउत का बयान और राहुल गांधी का ये ट्वीट, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है, जो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ वो इंतजार कर रहे हैं ईडी का, अगर ऐसा होता है तो फिर आगे किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी? क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरह की गलती कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? हमने देखा है कि कैसे एजेंसीज का दुरुपयोग का इल्जाम लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि आवाजों को दबाने के लिए इन एजेंसीज का इस्तेमाल होता रहा है। और ईडी ने तो पहले भी राहुल गांधी को बुलाया था, 55 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी, जिसका जिक्र वो कई बार कर भी चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं बुशरा जी, देखिए आज की तारीख में जो सूरत हाल है देश का, और खासतौर पर जो 2 महीने बाद अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, 3 राज्यों के 4 राज्यों के, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से बौखलाई हुई है। और खास तौर पे महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव, पहली बात तो ये। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बौखलाई क्यों हुई है। पिछली जब नया संसद बना है, एक सत्र हुआ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस सरकार की बखिया उधेड़ी, अप फ्रंट होके बिल्कुल आमने सामने। और रही सही कसर जो बाकी थी वो बजट सेशन के दौरान, बजट पर चर्चा के दौरान जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी। खास तौर पे उन्होंने जो चक्रव्यूह का नाम लिया, चक्रव्यूह की जो पूरी अवधारणा समझाई, और कैसे ये बताया कि देश को 6 लोग किस तरीके से चला रहे हैं। तो बेसिकली राहुल गांधी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार की दुखती रग बन चुके हैं कि वो जब सामने आएंगे, और वो एक बार नहीं आएंगे, वो हर बार आएंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो प्रधानमंत्री उनको अवॉइड कर लेंगे, भाषण देंगे, जब नहीं आएंगे अनुराग ठाकुर जैसे उनका भाषण पढ़ देंगे, जैसे कि आपने देखा पढ़ा, प्रधानमंत्री की भाषण ही थी सारी। लेकिन बहुत सारी ऐसी बैठकें होती है जब पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का आमना सामना होता है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती है और होती है। तो पीएम के दिमाग पर उन सारी चीजों का एक बोझ है कुल मिलाकर के, और उनके पूरे इकोसिस्टम पर अब ये बात बहुत हावी हो गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके जो सर्वेज आए, और खासतौर पर सीएसडीएस का जो सर्वे आया, उसमें यह आया कि मोदी से ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री से राहुल गांधी हो गए। ये बात मोदी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो क्या करें? तो उनके पास क्या, उनका जो इकोसिस्टम है, उसका जो टेस्टेड फॉर्मूला है वो तो ईडी है अभी तक। और ईडी का आपको ध्यान होगा, जून 2022 में, आज से ठीक 2 साल, 2.25 साल पहले, 50 घंटे से ऊपर 55 घंटे तक उनसे बातचीत पूछताछ की गई थी। वो सोनिया गांधी से भी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी उससे भी कोई नहीं डरे, और वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। और अगर आपने देखा हो, हमारे जो पूरा समकालीन इतिहास है राजनीति का हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा ट्रोल्ड अगर कोई नेता है, पूरी दुनिया की बात कर रही है, तो वो राहुल गांधी है। और उनको ट्रोल कौन करता है? पूरा राइट विंग, पूरा मोदी जी का इकोसिस्टम, पूरा वो मीडिया, पूरा वो सिस्टम, पूरे का पूरा, जो राहुल गांधी को डिमीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता दिन रात। लेकिन राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं तो पप्पू हूं, बताइए अब आप मुझे कितनी गाली दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लोगों की बात उठाता जाऊंगा। वो डरते नहीं। वो आपने तमाम ऐसी जगह पे जहां कोई नहीं जाता, वो कभी बाइक पे देखा होगा आपने, कभी कहीं पे देखा होगा, आज भी वो वायनाड में जिन हालात में घूम रहे हैं, तो उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के समय उनको कई बार इंटरनली अलर्ट दिए गए कि देखिए आपकी जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो उनकी यात्रा हुई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो सारे देश ने देखी किस तरीके से बर्फ के मौसम में टी शर्ट पहने घूम रहे थे। वहां पे तमाम तरह के हमले की आशंका थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। तो जो व्यक्ति जिसके घर में 2 शहादत हो चुकी हो, वो आदमी अगर ऐसे घूम सकता है, तो आप समझ सकते हैं वो डरता नहीं। और सबसे ज्यादा परेशानी मोदी सरकार की यही है कि वो डरता नहीं। और मोदी सरकार को किस बात का डर है कि अगर ये इसी तरीके के 10-20 भाषण इन्होंने और दे दिए तो सरकार क्या मुंह दिखाएगी जनता को। तो अब जो बात आई कि राहुल गांधी ने रात को 1:54 पे वैसे ट्वीट नहीं किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश निश्चित तौर पे है, और जो कहीं ना कहीं ईडी को इंडिकेशन गया। और कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है इस देश में, बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के वेल विशर भी हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि राहुल को ये खबर लीक किसने की। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना, अब सरकार का इकोसिस्टम, तो राहुल डरेंगे नहीं, ये तो तय है। जेल वेल से वो परवाह नहीं करते, वो मरने से ही नहीं डरता, तो आदमी जेल से क्या परवाह करेगा। लेकिन सवाल दूसरा है, अब सरकार क्या करेगी? अब गिरफ्तार करेगी तो मुसीबत, और नहीं करेगी तो वो तो लगे ही हुए उनका काम करने में। तो अब सरकार जबरदस्त उसमें फंस गई है उहापोह में।
राहुल के चक्रव्यूह में अब सरकार फंस गई है। वो करेगी क्या? पकड़े तो मुसीबत, नहीं पकड़े तो वो उनका नुकसान कर ही रहे लगातार। और मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखिए, जो चक्रव्यूह के 6 कंपोनेंट बताए थे, उनमें से जो 2 लास्ट कंपोनेंट है अडानी और अंबानी, उनके बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट मैसिव है महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर जो इंटरेस्ट है, अगर वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो क्या करेंगे मोदी और शाह, बताइए आप। तो उनका सारे का सारा जो सिस्टम है चक्रव्यूह का, वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उनके 2 टॉप फाइनेंसर तो वहीं से आते हैं। तो इस सारी चीज की चिंता है। लेकिन जहां तक बात है देश पे राजनीति पे इम्पैक्ट का, अगर आपको ध्यान हो, ऐसी गलती आजादी के बाद जब सरकार आई थी, ये जो अपोजिशन की, उन्होंने जिस तरीके से इंदिरा गांधी को कुछ दिन अंदर किया था, और उसका ध्यान आपको पता है फिर परिणाम क्या हुआ था उसका। 2.5 साल के अंदर अंदर इंदिरा गांधी किस तरीके से सत्ता में आई थी। तो ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि जब होती है आदमी की, जब डरा हुआ होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जिस तरीके का अब जो मोदी सरकार है, आप देखिए, अगर आपने पहले ही मेरे से कई बार सवाल पूछे कि केजरीवाल का क्या होगा, आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि 100% गिरफ्तार होंगे चुनाव से पहले। इस तरीके से सोरेन का 100% गिरफ्तार होंगे। तो इस सरकार का जो कार्यप्रणाली है, अब पूरा देश जान चुका है कि ये काम कैसे करती है। जब भी ये डरते हैं, जब भी असुरक्षित होते हैं, तो ये एजेंसियों को सामने करते हैं। और राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। आपको ध्यान होगा, मानहानि के केस में रातों रात 2 साल की सजा करवा करके किस तरीके से उनको संस्था से बाहर किया गया, घर खाली कराया गया, उनको कोई फर्क तब भी नहीं पड़ा, उन्होंने किराए पे मकान देख लिया था। तो लेकिन सवाल ये है कि किस उस ड्राइव के अंदर सरकार आकर के जो एक मानहानि के केस में एक अपोजिशन के नेता को इस तरीके से वो कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और ईडी के हत्या आप एक बार चढ़े तो 4-6 महीने तो आप चिंता ही मत कीजिए, फिर तो अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी उस पल का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब जब जैसे वायनाड से आएंगे, उनके हमले और तीखे हो जाएंगे सरकार के ऊपर। अब जो चीजें वो नहीं भी कहते थे, वो भी कहेंगे इनको। आप देखिए कि सिस्टम देखिए, कल पार्लियामेंट में बारिश के अंदर आपने देखा बाल्टियों से पानी को रोका जा रहा था, बाल्टियों में पानी टपक रहा था। ये विकास है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखी होगी आपने, वहां पानी टपक रहा था। कितने हवाई अड्डों पे क्या क्या हो रहा है, कितने हाईवेज धस गए हैं। क्या अगर कोई और सरकार होती तो इस देश का मीडिया क्या कर रहा होता? खाल उधेड़ देता अब तक सरकार की। आपने कहीं किसी चैनल पे देखा आपने किस तरीके का कि जो कल पार्लियामेंट में हुआ कि बारिश टपक रही है, कहीं पानी खड़ा दिखाया किसी ने? ये वो असलियतें हैं जो राहुल गांधी इनकी जो कमजोर नस को हर रोज दबा देते हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से, चाहे वो अपनी बातों के माध्यम से। तो वो इस सरकार के लिए एक नासूर साबित हो रहे हैं। जिन चीजों को ये छुपाना चाहते हैं वो उनको दिखा देते हैं। अब मीडिया नहीं दिखाता तो सोशल मीडिया दिखा देता है। तो उस सोशल मीडिया का भी इलाज करने पे काम चल रहा है और राहुल गांधी का भी इलाज करने पे काम चल रहा है। देखना केवल इतना है कि क्या सरकार अब ये हिमाकत कर पाएगी कि राहुल गांधी को जो अंदर डालने का प्लान है, क्या वो उस पर आगे बढ़ेंगे, उस पर बढ़ेंगे, या किसी और माध्यम से उनको संसद से बाहर करेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो तमाम चीजों की ऑप्शंस वो तलाश रहे हैं। अब ये देखना, राहुल को देखिए झेल नहीं पाएंगे मोदी, ये तो तय। और लीडर ऑपोजिशन के तौर पर उनको वो रास नहीं आ रहे हैं। पूरे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, कंगना रनावत बताइए राहुल गांधी को नशेड़ी कह रही है, उन्होंने अपना इतिहास भूल गई। देखिए गजब, उनके कितने वीडियो वायरल हैं 2 दिन से, किस किस हालात में उनके वीडियो वायरल है, नशे के और तमाम। और वो लीडर ऑपोजिशन को नशेड़ी कह रही है। और बीजेपी के किसी नेता के माइक लगा दीजिए आप पार्लियामेंट के अंदर बाहर, केवल और केवल राहुल गांधी का भूत चढ़ा हुआ है। तो ये सारी बात दिखाता है कि बीजेपी और मोदी सरकार बहुत बुरे तरीके से राहुल फोबिया से पीड़ित है। और ये फोबिया कोई ना कोई गलत काम जरूर कराएगा, चाहे वो ईडी के जरिए हो, चाहे वो किसी अदालत की फैसले के जरिए हो, या कुछ भी हो। वो निश्चित तौर पे उनसे पंगा लेंगे। और ये भी मान के चलिए कि अगर उनको अंदर किया गया तो उसकी भारी कीमत बीजेपी को राजनीतिक तौर पे चुकानी पड़ेगी। ये भी पक्का मान के चलिए। पूछी गई, गलत सोच रहे हैं आप, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा जिसको अपनी जाति का नहीं पता। वो एक जलील करने वाली गाली थी। वो एक किसी व्यक्ति के अस्तित्व को नकारते हुए, उसके पूरे संस्कारों को नकारते हुए एक जलील करने वाली गाली थी वो। उसको समझिए आप। जिसको जाति, इसका मैं ज्यादा इसका संधि विच्छेद नहीं करना चाहता, क्योंकि संस्कार की बात है, चैनल पे हम बात कर रहे हैं, दुनिया देख रही है उसको। लेकिन उसके पीछे मंतव्य कुछ और था। और वो अनुराग ठाकुर की भाषा नहीं, वो प्रधानमंत्री के जो स्पीच राइटर्स हैं वो उनकी भाषा है, जो बाल बुद्धि लिखते हैं और तमाम चीजें लिखती हैं। एक बात तो ये करेक्ट कर लीजिए कि वो जाति नहीं पूछी गई थी, वो कुछ और कहा गया था। और वो राहुल गांधी ने कहा भी कि मुझे गाली दी गई, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को। पहली बात।
दूसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे पूरे खेल को, तो मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर इतिहास खुद को दोहराता है। जो गलती कांग्रेस पार्टी ने 2013 और उससे पहले नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर उसको हीरो बनाया था, और जिसके कारण वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे फ्रॉम नोवेयर, और इतनी बदनामी झेलने के बाद 2000 दंगों का जो आपने जिक्र किया, 2002 के दंगों का, उसके बाद मोदी को मोदी किसने बनाया, आपको सोचना पड़ेगा। ये मोदी को मोदी कांग्रेस ने बनाया था, बार बार टारगेट करके, और वही गलती आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और पूरा इकोसिस्टम कर रहा है कि उनको देश के अंदर और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल राहुल गांधी दिख रहे हैं। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी संसद के पटल पे विपक्ष के नेता के तौर पे क्या कहते हैं कि हम एमएसपी की गारंटी किसानों को इसी सदन में देके दिखाएंगे जैसे ही सरकार आएगी। इसका मतलब समझ नहीं आप, देश की 65% आबादी खेती पर है, सीधा सीधा 65% लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। एक दूसरी, जो जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं वो क्या चीज है? वो दबे कुचले पिछड़े जो ओबीसी बीसी जितने भी जो ये पूरे वर्ग हैं, इसको सीधा सीधा उनके नब्ज को पकड़ रहे हैं। दूसरा, और जो अग्निवीर की बात करते हैं वो इस देश के युवा का मसला है। और आज आपको सेना में अग्निवीर दिख रहे हैं, कल आपको बैंकों में अग्निवीर दिखेंगे। और जैसा निरंजन जी ने कहा कि महाराष्ट्र में उनके दो एलाइज हैं, वो दोनों अग्निवीर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे वीर बीजेपी ने बहुत पैदा कर दिए हैं। पूरे हर एक डिपार्टमेंट में आपको ऐसे वीर मिलेंगे जिनको रेगुलर नौकरी नहीं मिलेगी, उनको ऐसे ही ठेके पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अभी कुछ बैंकों की आपने एडवर्टीजमेंट देखी भी होंगी। तो राहुल गांधी उस वर्ग का एक प्रतिनिधि और उनकी आवाज बनकर के सामने आ रहे हैं। और बीजेपी इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दोज इश्यूज और अपनी जो पॉलिसीज है उनको कोर्स करेक्शन करने की बजाय वो कर क्या रही है? वो राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, मुद्दों को टारगेट नहीं कर रही, उनके इश्यूज को सॉल्व नहीं कर रही, वो राहुल गांधी को एज ए इंडिविजुअल टारगेट कर रही है। राहुल क्या कहते हैं कि मैंने तो राहुल गांधी को मार ही दिया, देयर इज नो राहुल गांधी नाउ। तो वो की सोच है। तो इसको आपको इसका भेद देखना पड़ेगा क्या है, और वो भेद केवल इतना है, जैसा निरंजन जी ने बहुत शानदार बात कही कि इनका जो सिलेबस है उसमें माफी और पश्चाताप तो आप भूल जाइए। ये जो संघ की जो पूरी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, ये बदलाखोर लोग हैं। इनके तमाम, इनके जो सारे जो इन्होंने आज तक प्रयोग किए हैं, जैसे दीनदयाल का इन्होंने जिक्र किया, गांधी जी का जिक्र किया, तो वो आइसोलेशन में चीजें नहीं है, वो एक कंप्लीट करेक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। और गजब देखिए, इस देश का वाइस प्रेसिडेंट संसद के अंदर कुर्सी पर बैठ करके और क्या कह रहा है, आरएसएस का सुबह से शाम तक गुणगान कर रहा है। उसका मतलब समझती है आप? हु इज ही टू गिव ए क्लीन चिट टू आरएसएस? बाय, वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी है क्या? उनका काम सदन चलाना है, सदन चलाए। वो सुबह से शाम तक वो आरएसएस के क्यों वो पढ़ रहे कसीदे? मतलब समझना पड़ेगा आपको। उनको ये गलतफहमी है कि आरएसएस का ये करके मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। भूल जाइए इस बात को। धनखड़ की यूटिलिटी यहीं तक थी, वाइस प्रेसिडेंट तक, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। कौन कहां से राष्ट्रपति के लिए आएगा सोच भी नहीं सकते हो। तो ये इस तरह की जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके लोग और आरएसएस को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप उसका मतलब नहीं समझ रहे क्या? सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसको कोई नहीं पूछता उसको संसद के रिकॉर्ड में देशभक्त संस्था के तौर पे स्टैब्लिश कर दो। ये आज तक किसी ने नहीं किया है। ना कोई रेफरेंस होता है तो आरएसएस पे शुरू हो जाते हैं। वो आरएसएस के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। बेसिकली आरएसएस को लेजिटिमाइज करने का एक ये अभियान है, उनका ध्यान खींचने का अभियान है कि देखिए मैं भी हूं और मैं सुबह से शाम तक आपका यशोगान और गुणगान करता हूं। और लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस सारे में धनखड़ जो अपनी कम्युनिटी में है, जो उनकी कम्युनिटी है, वो सारी कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ है बहुत बुरे तरीके से। राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, वेस्ट यूपी में देख लीजिए, क्योंकि वो किसान कम्युनिटी है। तो बेसिकली क्या है कि जो ये पूरा षड्यंत्र आप देख रही हैं कि राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है, ये 100% बूमरैंग करेगा। आज भी कर रहा है, इस लोकसभा चुनाव में भी किया, अब 3-4 राज्यों के चुनाव में आप देखिएगा। दिक्कत बीजेपी की सबसे बड़ी क्या है कि अगर ये 4 राज्यों के चुनाव अब हैं, उसके इमीडिएटली बाद दिल्ली के चुनाव हैं, उसमें जो हालात हैं आपको पता ही है, फिर मोदी और शाह क्या करेंगे। तो इसलिए वो जब भी आदमी दबाव में होता है ना, डर में होता है, तो उसमें आदमी गलत कदम उठाता है। तो राहुल गांधी ने कोई हवाई फायर नहीं किया कि ईडी का ये है वो है। उनके पास 100% कोई ठोस सूचना होगी, नहीं तो वो वायनाड में लोगों के दुख दर्द दूर करने गए हुए रात को 1:54 नहीं थी।
और ना वो इवेंटबाज जी व्यक्ति है मोदी की तरह। तो कुल मिलाकर के इसका एक पर्सपेक्टिव है, इसका एक कंक्रीट फीडबैक है, और कहीं ना कहीं से मोदी सरकार की ये प्लान लीक हुई है, जो उनके लिए उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। ये देख मान के चलिएगा आप। तो कुल मिलाकर के बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही। जो कुछ उनकी योजना है, चाहे वो राहुल को टारगेट करवाना सोशल मीडिया के थ्रू, या जो भी उनको जलील कराना, जिस तरह की भाषा प्रयोग करना, वो उनको अनजाने में हीरो बना रही है। और ये देश हीरो वर्शिप बहुत समय से करता है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, अगर आपको ध्यान हो 2014 में, तो सारे झूठ के लिफाफों के जरिए बने। अच्छे दिन, काला धन, ये धन, वो जितने भी वो थी, किसानों की आय दोगुनी, सबको पक्का घर, पता नहीं क्या क्या लफाजी थी। उसमें कोई चीज सामने, वो कहीं आम आदमी के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं था। मार्केटिंग के प्रोडक्ट थे वो, और यूपीए के फेलियर से यूपीए की बदनामी थी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से आम आदमी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में रह के, 2 दिन में आपने जो वायनाड में सीन देखे हैं, इससे पहले 80 के दशक में ऐसे सीन देखे जाते थे, जब नेता तब लोगों के बीच में जाके इस तरीके से वो करते थे। मोदी ने को तो आज तक आपने किसी आम आदमी के साथ देखा नहीं होगा कभी भी, चुनाव के अलावा। चुनाव में जो रैलियां होती है तब किसी के पैर धोते तो मिल जाए वो, उसके अलावा कभी आम आदमी के साथ उनको नहीं देखा होगा, इवेंट्स के अलावा। तो ये जो बेसिक फर्क है, ये देश का हर वर्ग समझ रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे यूथ हो। तो कौन सा वर्ग बचता है? भारतीय जनता पार्टी की असली पीड़ा ये है, और उससे बड़ी पीड़ा ये है कि मोदी का जो ये लिफाफों वाला तंत्र है, उसको वो बहुत बुरे तरीके से डे इन एंड डे आउट एक्सपोज कर रहे हैं। और मोदी के पास ना तो अपनी पॉलिसीज को ठीक करने की समझ है, और ना अपने नैरेटिव को ठीक करने की समझ है। उनको एक ही काम बहुत अच्छा आता है, गालियां देना और दिलवाना। वो काम वो कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अल्टीमेटली वो बूमरैंग करेगा, ये निश्चित मान के चलिए।